बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के हवाले से। और कल से आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जमातों ने पाकिस्तान के आला अदलिया के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुहिम शुरू कर दिया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस मुहिम के ज़रिए पाकिस्तान के आला अदलिया को अपने दबाव के नीचे ला सके ताकि वो वहाँ से अपनी मर्ज़ी का फैसला ले सके। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ कि आपको बता सकूँ कि जब से पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला के इलेक्शन हुई है और उसमें आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे डिप्टी स्पीकर ने एक गैर आईनी रूलिंग देकर हमजा शहबाज को कामयाब कराने की कोशिश की और उनको डिक्लेयर भी कर दिया। अगरचे उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काब लीग के उम्मीदवार परवेज़ इलाही वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनको नाकाम बनाया गया। और फिर उस रूलिंग को इन दोनों जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस वक्त ज़ेर समाअत है। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाज़ा है कि रूलिंग आइन के ख़िलाफ़ दी गई है और इसी वजह से फैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा, और उसी वजह से उन्होंने कल से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के आला अदलिया के ख़िलाफ़ ट्विटर पे एक भरपूर कैंपेन शुरू करके एक गलीज़ किस्म की जो ट्विटर ट्रेंड है उसको शुरू कर दिया है। ये एक यकीनी तौर पे अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर कि जब पाकिस्तान के अंदर आला अदलिया को निशाना बनाया जाए या पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया जाए। और आप देख रहे हैं ये जो सिलसिला है, इस हवाले से मैंने अपने एक प्रोग्राम में चंद दिन पहले भी आप लोगों को बताया था कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मुस्लिम लीग नून का प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हैं वो, और वो सारी चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए और उसमें मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर दिया कि अब वो अपने बयानिए को तब्दील करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जावेद लतीफ़ को मैदान में लॉन्च कर दिया। जावेद लतीफ़ ने पाकिस्तानी फौज के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने बताया कि हमें फौज ने, मतलब उसने नाम ले बगैर लेकिन उनका इशारा उनके तरफ था, हमें ये बताया गया कि नवंबर में जो आर्मी चीफ आएंगे उसके बाद उनके लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। इसी वजह से जितना जल्दी हो सकता है आप इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ले आए और उनकी हुकूमत को ख़त्म करे। और हमने उनके कहने पे, उनके दबाव पे ये सारा कुछ कर दिया। वहाँ से उन्होंने पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाने का कोशिश कर दिया। उसके बाद फिर जब ये यहाँ पे आ गए, चूँकि मुल्क की मईशत इनसे संभाल नहीं पा रहा था, जब ये आ गए तो मुल्क की मईशत दिन ब दिन तबाही की तरफ बढ़ता गया। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे फैसले कर दिए, ऐसे अवाम दुश्मन किस्म के फैसले कर दी जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम उनके ख़िलाफ़ हो गई और इनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत लोगों के दिलों में पैदा हुआ, जिसका रद्द-ए-अमल आप लोगों ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखा। अभी इनको समझ आ चुका है कि ये न हुकूमत चला सकते हैं, न मईशत को दोबारा संभाल सकते हैं और न आवाम का सामना कर सकते हैं। इसी वजह से इनको क्या करना चाहिए, तो एक आसान रास्ता इनके पास ये था कि अगर ये मुल्क के अदलिया को और फौज को निशाना बनाए तो शायद ये आवाम के सामने जाकर वहाँ पे उनसे कहेंगे कि हम तो ये सारा कुछ नहीं करना चाह रहे थे, हम तो इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिराना चाह रहे थे, लेकिन हमें फौज ने कहा कि आप ये काम करें और हमने फौज के कहने पे ये सारा कुछ कर दिया। फिर जो कौमी असम्बली के अंदर हुआ और जब डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी और इमरान खान ने सदर को एक समरी भेजी और सदर ने असम्बलियों को तहलील कर दिया, तो हम तो नहीं चाह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, लेकिन हमें फौज ने कहा कि आप जाकर वहाँ पे ये पिटीशन दायर करें या वहाँ पे जाकर इसके खिलाफ अपना केस लड़े। उस वक्त ये सारे लोग, आप लोगों को याद होगा, 7 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे, उसमें हैदर होती
اس میں محسن دابڑا اور جتنے بھی ان کے اتحادی تھے MQM وغیرہ، وہ سارے سپریم کورٹ کی تعریفیں کرتے رہے کہ آج پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم ہوئی، آج پاکستان میں آئین جیت چکے ہیں، آج پاکستان کے اندر حق جیت چکے ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ فوج نے ہم سے کروایا تھا، ہم تو عمران خان کے خلاف نہیں تھے، لیکن فوج نے ہمیں کہا کہ جنرل پیس یہاں پہ آرمی چیف بن کر آئیں گے اور پھر آپ لوگوں کو 15 سال کے لیے حکومت میں آپ لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، یہ سارا عوام کے سامنے جھوٹ کہہ کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ PDM کی ان جماعتوں پہ اعتماد نہ کریں، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے سارے بیانیہ کو، کبھی کہتے ہیں یہ جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے یہ عمران خان کی وجہ سے آ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے یہ عالمی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ یوکرین اور رشیا کے درمیان جو لڑائی شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اثرات ہمارے معیشت کے اوپر بھی ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا خزانے کے اندر پیسے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو ڈیل عمران خان نے کی تھی وہ ایک تباہ کن ڈیل تھا اور اس کی وجہ سے پاکستانی معیشت ہوا، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں IMF کا ڈیل تو بڑا اچھا تھا، اگر اس کو عمران خان جاری رکھ دیتے تو کم از کم یہ حالات نہ بن جاتے۔ مطلب آپ دیکھ لیں ان لوگوں کے منافقت اور ان لوگوں کے جھوٹ کو دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا ایک نریٹیو نہیں ہے، یہ بار بار ہر روز اپنے بیانیے کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ان کا نیا یہ پلان ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں، مطلب کل سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، کل سے یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اس میں مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ، مطلب جتنی ان کی لیڈرشپ ہیں، سوائے شہباز شریف کے ٹویٹس کو بھی آپ دیکھ لیں، آہستہ آہستہ اسی سائٹ پہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ نواز شریف فی الحال خاموش ہے کیونکہ سارا گیم بظاہر ان کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جاوید لطیف نے جب پریس کانفرنس کی تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا جو بیانیہ ہے وہ تبدیل ہوا۔ جاوید لطیف کبھی بھی اپنے مرضی سے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے، ان کی حیثیت اتنا نہیں ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف اپنے مرضی سے پریس کانفرنس کریں۔ ان کو لانچ کر دیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے سٹارٹ لیں اور اس کے بعد پھر ہم سارے لوگ اسی سائٹ پہ آئیں گے، اور ابھی سارے لوگ کل سے اسی سائٹ پہ ان کا جانا شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑا افسوسناک قسم کا صورتحال پہ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا اس کو دوبارہ اس میں جان ڈال سکے، لیکن پاکستانی عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے۔ پاکستانی عوام ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا تھا ان لوگوں کے مقاصد کیا تھے۔ نمبر 1، شہباز شریف اور حمزہ جیل جانے والے تھے، جس دن یہ وزیر اعظم بن گئی اسی دن ان کا جیل جانا تھا۔ ان کے خلاف منی لانڈرنگ، کرپشن کے کافی بہت زیادہ کیسز تھے، آصف زرداری کے خلاف کافی سارے کیسز تھے، JUI کے کچھ لوگوں کے خلاف کیسز تھے، مولانا کا بھائی آلریڈی نیب کی عدالت میں وہ پیشیاں بھگت رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان کو جب نوٹسز جاری کرنے کے بعد آئے اور اس نے نیب کو دھمکیاں دی کہ میں لوگوں کو سڑکوں پہ نکالوں گا، اکرم درانی وغیرہ، مطلب ان کے جتنے بھی لوگ وغیرہ تھے۔ اسی طرح باقی جماعتوں کے اندر بھی یہی صورتحال تھی۔ یہ لوگ اقتدار میں آ کر نیب قانون میں ترامیم کر کے اپنے ان کیسز کو ختم کرنا تھا، جس کو عام اصطلاح میں NRO 2 کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے جو NRO تھا وہ جنرل مشرف نے ان کو دی تھی، یہ دوسرا NRO تھا جو ان کو مل چکا ہے۔ تو ان لوگوں کا سب سے بڑا پلان یہ تھا کہ یہ نیب کے جو قانون ہے اس کے اندر ترامیم کر کے اپنے ان سارے جو 1100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی، جو پاکستانی قوم کے پیسے لوٹی گئی تھی، وہ ایک دوسرے کو معاف کریں۔ دوسرا ان کا یہ پلان تھا کہ EVM مشین سسٹم کو ختم کرے۔ EVM مشین یہ تھا کہ ہم اور آپ جب الیکشن میں جاتے تھے تو اپنا ووٹ وہاں پہ مشین کے ذریعے ڈالتے تھے، تو آپ کا اور ہمارا
जो एक राय थी उसको तब्दील नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जैसे उसका बटन दबा देते तो सारा रिजल्ट सामने आ जाता कि आपने और हमने किसको वोट दिया है और किसको कितने वोट्स मिले हैं, तो उसमें फिर डालने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरा, उसको ख़त्म करना था। तीसरी चीज़, इनके ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना था, क्योंकि तकरीबन 80-90 लाख के जो ओवरसीज थे उसमें अक्सरियत इमरान खान के सपोर्टर थे। इसी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा खूबज़दा थे कि अगर ये लोग इलेक्शन में आ जाए तो ये 80-90 लाख जो वोट हैं वो इनके खिलाफ पड़ेंगे। इसी वजह से ये लोग जो थे ये इन सारे अपने केसेस को और अपने इन मकासद को हासिल करने के लिए ये हुकूमत में आ गए। इसी वजह से जरदारी साहब के कुछ और भी मकासद थे, इनके कुछ और जो डील्स में वगैरह हो गए थे उसको भी हासिल करना था। तो ये सारा एक सिलसिला बन चुका था और इसको हासिल करने के लिए इन लोगों ने ये सारा प्लान किया। अभी ये लोग इसी ड्रामे को बनाकर पाकिस्तानी फौज और आला अदलिया को निशाना बनाएंगे और कौम को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम पर पाकिस्तानी फौज ने करवाए थे। इसी वजह से कौम इन सारी चीज़ों को जानते हैं और लोग अभी बड़े बाखबर हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि उनके साथ क्या गेम खेला गया, उनके मुल्क को किस तरह तबाह कर दिया इन PDM के जमातों ने। एक चलती फिरती हुकूमत थी उसको गिरा दिया, पाकिस्तान की मईशत बड़े अच्छी तरफ जा रही थी, सारी चीज़ें ट्रैक पे जा रही थी, उन सारी चीज़ों को इन लोगों ने तबाह कर दिया, आपके और मेरे ज़िंदगी को मुश्किल बना दी और पाकिस्तान की मईशत को इस हद तक पहुंचा दिया कि आज जो 98% लोग हैं वो यही चीख रहे हैं कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चों के लिए किस तरह उनके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करें। तकरीबन अब तक 3-4 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके तकरीबन $1.5 अरब का जो बाहर दुनिया से उनके पास ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए हैं। आपकी सारी फैक्ट्रीज कारखाने बंद होते जा रहे हैं, बिजली की ये हालत हो चुकी है, मतलब आपका पूरा जो मुल्क है उसको तबाह कर दिया। और अभी ये लोग अपना नैरेटिव चेंज करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, ये उसी वोट को इज्जतों की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम इस नैरेटिव को तस्लीम नहीं करेंगे और इनका जो हशर है, इनका ये नैरेटिव नाकामी का सामना करेगा और अगले इलेक्शन में इन लोगों को इसके बदतरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।